नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट्स, शाखा लेखे। ब्रांच अकाउंट्स, शाखा लेखे। तो कोई व्यापारी जब अपने विक्रय में या अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहता है तो ब्रांच एक व्यापार में वृद्धि करने का प्रमुख साधन है। व्यापार का जो मुख्य स्थान है वो हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय कहलाता है, एचओ कहलाता है। अब अगर व्यापारी अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहता है तो वो अपने जहां पर उसका व्यापार का स्थान है उसके आसपास या किसी दूर स्थान पर एक ब्रांच स्थापित कर लेता है, जिससे कि जो दूर दराज के जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको माल आसानी से पहुंचाया जाए। जो व्यापारी है वो एक या एक से अधिक ब्रांचेज खोल सकता है और ऐसी ब्रांचेज देश में या विदेशों में भी खोली जा सकती है और इन ब्रांचेज पे, इन शाखाओं पे प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस का ही नियंत्रण होता है। तो अगर शाखाओं की बात करें तो शाखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। शाखाओं के प्रकार, शाखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो आश्रित शाखाएं, डिपेंडेंट ब्रांचेज। ऐसी शाखाएं प्रधान कार्यालय पर, हेड ऑफिस पर आश्रित होती है, डिपेंड होती है। और दूसरी स्वतंत्र शाखाएं। तो मुख्य रूप से शाखाएं दो प्रकार की हो सकती है, एक तो आश्रित शाखाएं, दूसरी स्वतंत्र शाखाएं। आश्रित शाखाएं जो हैं वो हर प्रकार से प्रधान कार्यालय पर आश्रित होती हैं। इनको, आश्रित शाखाओं को एचओ द्वारा माल भेजा जाता है। तो ब्रांच द्वारा जो भी माल बेचा जाता है वो माल, पूरा का पूरा माल हेड ऑफिस के द्वारा इनको भेजा जाता है और ऐसा माल लागत मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर भेजा जा सकता है। एचओ द्वारा ही, हेड ऑफिस के द्वारा ही, हेड ऑफिस के द्वारा खर्चों का भुगतान किया जाता है। जो भी खर्चे हैं, जैसे कोई स्थायी संपत्ति खरीदनी है या अन्य किसी प्रकार के जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे, उन खर्चों का भुगतान हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। हेड ऑफिस के द्वारा फुटकर रोकड़, पेटी कैश, जो ब्रांच लेवल पर, ब्रांच के स्तर पर जो फुटकर वे हैं, उनको उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, उनके भुगतान के लिए फुटकर रोकड़ भेजी जाती है। जो फुटकर वे हैं ब्रांच के, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनकी पूर्ति के लिए, उनके भुगतान के लिए ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा फुटकर रोकड़ भेजी जाती है। जो बड़े खर्चे हैं, बड़े खर्चों का भुगतान हेड ऑफिस के द्वारा सीधा कर दिया जाता है। हेड ऑफिस के निर्देशानुसार माल का विक्रय किया जाता है। अब कस्टमर्स को माल का विक्रय नगद करना है या उधार करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन, निर्देश हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को दिए जाते हैं। हेड ऑफिस के खाते में विक्रय की राशि जमा करवा दी जाती है और ब्रांच के द्वारा जो विक्रय किया जाता है, विक्रय से प्राप्त जो राशि है वो पूरी की पूरी राशि हेड ऑफिस के बैंक के खाते में जमा करवा दी जाती है। यानी कि जो आश्रित शाखाएं हैं, जो डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं, वो पूरी की पूरी
हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है प्रत्येक कार्य के लिए। इनका खुद का स्वयं का कोई निर्णय नहीं होता। इसके अलावा जो भी अकाउंटिंग है वो सारी की सारी अकाउंटिंग के लिए भी वो हेड ऑफिस पर आश्रित होती हैं। ब्रांच अपने स्तर पर किसी प्रकार की अकाउंटिंग नहीं करती, ना ही तो कोई जनरल एंट्री करती है, ना ही किसी प्रकार की कोई खाता पुस्तकें रखती है। हाँ, जो आश्रित ब्रांचेज हैं, जो आश्रित शाखाएं हैं, वो यादाश्ती के लिए कुछ खाते रख सकती है, कुछ पुस्तकें रख सकती है, जैसे कैश बुक मेंटेन करती है, या फिर अगर उधार विक्रय करती है तो जो है एक विक्रय पुस्तक रख सकती है, सेल्स बुक मेंटेन कर सकती है, या फिर जो स्टॉक है वहाँ पर उस स्टॉक के संबंध में कोई स्टॉक अकाउंट मेंटेन कर सकती है। लेकिन ये खाते केवल यादाश्ती के लिए रखे जाते हैं, लेकिन जो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए या संपत्तियों या दायित्वों का पता करने के लिए किसी प्रकार की अकाउंटिंग नहीं की जाती। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र शाखाओं की, जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेज हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांचेज द्वारा जो है दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर खाते रखे जाते हैं। ये स्वतंत्र होती है, ये जो है अपनी पुस्तकें खुद बनाती है, दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर पुस्तकें बनाती हैं, पुस्तकें रखती हैं। और जो है आश्रित शाखाएं जो है वो पुस्तकें नहीं रखती, और आश्रित शाखाओं का लाभ हानि या फिर संपत्तियों और दायित्वों की स्थिति का पता लगाने के लिए खाते हेड ऑफिस के द्वारा प्रधान कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं। आश्रित शाखाओं का लाभ हानि प्रधान कार्यालय द्वारा ज्ञात किया जाता है। लेकिन जो स्वतंत्र शाखाएं हैं वो तलपट लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा स्वयं तैयार करती है, यानी कि जो अंतिम खाते हैं वो खुद बनाती हैं। वैसे जो स्वतंत्र शाखाएं हैं वे उन पर नियंत्रण तो प्रधान कार्यालय का होता है, प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार ही ये शाखाएं चलती हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग के हिसाब से, अपनी पुस्तकें रखने के हिसाब से स्वतंत्र होती है। और साथ ही साथ क्रय विक्रय एवं खर्चों के संबंध में भी स्वतंत्र होती हैं। हालांकि निर्देश हेड ऑफिस के द्वारा प्रधान कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन निर्देश का पालन करते हुए क्रय विक्रय और जो ब्रांच के खर्चे हैं उनके संबंध में ये स्वतंत्र होती हैं। निश्चित शाखाएं जो डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं उनके लाभ हानि प्रधान कार्यालय के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, और स्वतंत्र शाखाएं जो है वो अपना लाभ हानि स्वयं ज्ञात करती है। अब जो समस्या उत्पन्न होती है स्वतंत्र शाखाओं की पुस्तकों के संबंध में, वो समस्या ये है कि जो स्वतंत्र शाखाओं द्वारा जो लाभ हानि ज्ञात किया गया है, या स्वतंत्र शाखाओं की जो संपत्तियां और दायित्व हैं उनको प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए, तो यहां पर यह समस्या उत्पन्न होती है। तो हम पहले बात करेंगे आश्रित शाखाओं की, और आश्रित शाखाओं की पुस्तकें प्रधान कार्यालय द्वारा रखी जाती है। आश्रित शाखाएं अपने स्तर पर किसी प्रकार का कोई पुस्तकें नहीं रखती, ना ही किसी प्रकार की कोई जनरल प्रविष्टि करती है। तो आश्रित शाखाओं की पुस्तकें प्रधान कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं, और प्रधान कार्यालय द्वारा पुस्तकें रखने की विधियां, तो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके से प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा की पुस्तकें रखी जा सकती हैं, शाखा की अकाउंटिंग की जा सकती है। पहला है शाखा देनदार पद्धति, ब्रांच डेटर्स मेथड। दूसरा स्टॉक व देनदार पद्धति, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और तीसरा है अंतिम खाते विधि, फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो जो आश्रित शाखाएं हैं उनके संबंध में प्रधान कार्यालय द्वारा जो पुस्तकें रखी जाती है, जो प्रधान कार्यालय द्वारा ब्रांचेज के संबंध में जो अकाउंटिंग की जाती है, उनकी विधियां हैं
शाखा देनदार पद्धति, स्टॉको देनदार पद्धति और अंतिम खाते विधि। इन तीनों में से किसी भी पद्धति के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा पुस्तकें रखी जा सकती है। तो पहले हम बात करेंगे शाखा देनदार पद्धति। यहां पर ब्रांच जो है एक देनदार के रूप में, एक डेटर के रूप में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दर्शाया जाता है शाखा को। तो शाखा देनदार पद्धति, तो हमने बात की थी कि जो आश्रित शाखाएं हैं, आश्रित शाखाओं को माल प्रधान कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है। अब जब प्रधान कार्यालय के द्वारा माल भेजा जाता है तो यहां पर दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि माल लागत मूल्य पर भेजा जाए, लागत मूल्य पर भेजा जाता है। भाई प्रधान कार्यालय द्वारा अपनी जो ब्रांचेज हैं उनको माल जो लागत मूल्य पर ही भेजा जाता है, जो उनकी लागत है प्रधान कार्यालय की, उसी मूल्य पर ब्रांच को माल भेज दिया जाता हो। और दूसरा, माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है। तो जब शाखा देनदार पद्धति अपनाई जाती है, शाखा को एक देनदार के रूप में हेड ऑफिस की पुस्तकों में दिखाया जाता है, तो वहां पर भी दो स्थितियां हो सकती है कि माल जो भेजा जा रहा है ब्रांच को, वो लागत मूल्य पर भेजा जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा, या फिर माल को विक्रय मूल्य पर भेजा जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे जब माल को लागत मूल्य पर भेजा जाता है। तो जब माल को लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है, किस प्रकार से जो है पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि की जाती है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किस प्रकार से जो है एंट्रीज की जाती है। ब्रांच यहां पर डेटर्स के रूप में है, देनदार के रूप में है। तो वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के शुरुआत में जो संपत्तियां हैं ब्रांच के पास, उनके संबंध में एंट्री की जाएगी। तो ब्रांच को डेबिट कर दिया जाता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू। ब्रांच के पास कोई स्थायी संपत्ति हो सकती है, ब्रांच के पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई मशीनें हैं, कोई अन्य कोई संपत्तियां हैं, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ब्रांच के पास जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ओपनिंग स्टॉक की बात की जा रही है यहां पर। ब्रांच के पास जो पेटी कैश का स्टॉक है, जो पेटी कैश जो भेजा हुआ है, पेटी कैश का जो बैलेंस है, उसे ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश फुटकर रोकड़, फुटकर व्ययों को का भुगतान करने के लिए जो ब्रांच को रोकड़ भेजी जाती है वो पेटी कैश कहलाती है। तो पेटी कैश का अगर कोई बैलेंस है तो वो ब्रांच पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो ब्रांच के डेटर्स हैं, अगर ब्रांच उधार बिक्री करता है तो जो ब्रांच के डेटर्स हैं उनसे भी जो है ब्रांच को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वर्ष के प्रारंभ में ब्रांच को डेबिट किया जाएगा और जो संपत्तियां हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, पेटी कैश, डेटर्स विथ ब्रांच। अब जब माल भेजा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, जब ब्रांच को माल भेजा जाता है तो माल भेजने पर क्या एंट्री होगी? माल भेजने पर ब्रांच को डेबिट कर दिया जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ना कि सेल्स दिखाया जाएगा। माल भेजने पर ब्रांच को जब माल भेजा जाता है तो एक खाता खोल लिया जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। तो ब्रांच को डेबिट कर दिया जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर माल वापस आता है ब्रांच से, अगर माल रिटर्न कर दिया जाता है हेड ऑफिस को, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। माल वापस भेजने पर शाखा के द्वारा, शाखा से जब हेड ऑफिस को माल वापस भेजा जाता है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ब्रांच जो है ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
एक स्थिति हो सकती है कि जब शाखा को फुटकर रोकड़ भेजा जाए, शाखा के फुटकर खर्चों के लिए शाखा को फुटकर रोकड़ भेजना। तो जब शाखा को फुटकर रोकड़ भेजा जाता है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ब्रांच को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग पेटी कैश सेंड टू ब्रांच। अगर शाखा द्वारा, यहां पर तो शाखा को फुटकर रोकड़ भेजी जा रही है, अगर जब शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को पैसा भेजा जाता है या प्रधान कार्यालय के अकाउंट में पैसा जमा करवाया जाता है, तब क्या होगा कि कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कोई बड़े खर्चे होते हैं जिनका भुगतान सीधे ही प्रधान कार्यालय द्वारा, हेड ऑफिस द्वारा शाखा के बिहाफ पे कर दिया जाता है। तो जब शाखा के बिहाफ पर बड़े खर्चों का भुगतान कर दिया जाता है तो भी यही एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ब्रांच को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग एक्सपेंसेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, नरेशन में बदलाव हो जाएगा कि जो एक्सपेंसेज हैं वो ब्रांच के बिहाफ पर, ब्रांच के लिए किए गए हैं। इसके बाद जब वर्ष के अंत में, जिस प्रकार से वर्ष के प्रारंभ में एंट्री करी थी, अगर वर्ष के अंत में जो संपत्तियां हैं उनके संबंध में अगर एंट्री करनी हो तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा। आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में जो फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस है उससे ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में तो संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन वर्ष के अंत में सभी संपत्तियों को डेबिट कर दिया जाएगा और ब्रांच को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में डेबिट कर दिया जाएगा। ब्रांच के पास जो स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है उससे डेबिट कर दिया जाएगा। ब्रांच के पास जो पेटी कैश का बैलेंस है उससे उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ब्रांच का डेटर्स का जो बैलेंस है उससे भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा वर्ष के अंत में, और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि वर्ष के प्रारंभ में जो एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री की जाएगी वर्ष के अंत में। अगर ब्रांच के पास कुछ लायबिलिटीज भी हैं तो लायबिलिटीज के लिए क्या किया जाएगा, वर्ष के अंत में ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और ब्रांच लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर ब्रांच की अकाउंटिंग करने के बाद में ब्रांच ने कुछ लाभ कमाया है तो उस लाभ को प्रधान कार्यालय के लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच को डेबिट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो अगर लाभ हुआ है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रांच का लाभ का पैसा दिखाया जाएगा। और अगर ब्रांच के द्वारा हानि उठाई गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच को क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में उस राशि को दिखा दिया जाएगा। और वर्ष के अंत में जो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो है, इस गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का बैलेंस जो है प्रधान कार्यालय के व्यापार खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री होती है जब शाखा को भेजे गए माल का जो खाता है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है, उसको वर्ष के अंत में व्यापार खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। शाखा द्वारा अपने स्तर पर जो फुटकरव्यों का भुगतान किया जाता है उसके संबंध में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किसी प्रकार की एंट्री नहीं की जाती। शाखा द्वारा अगर अपने ग्राहकों को कोई नगद बट्टा दिया जाता है, उधार बिक्री की जाती है, अगर ग्राहकों से कोई विक्रय वापसी होती है, सेल्स रिटर्न होती है, तो उसके संबंध में भी प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किसी प्रकार की एंट्री नहीं की जाती। जो मूल्य ह्रास लगाया जाता है स्थायी संपत्तियों पर, उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई एंट्री प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में नहीं की जाती। केवल जो ह्रास लगाने के पश्चात जो फिक्स्ड एसेट्स का जो बैलेंस है वो जो है एक जनरल प्रविष्टि में दिखा दिया जाता है। जो हमने बात करी थी कि वर्ष के अंत में जो एंट्री की जाती है संपत्तियों के संबंध में, संपत्तियों को डेबिट किया जाता है ब्रांच की संपत्तियों को, और ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। तो जब ब्रांच की संपत्तियों को डेबिट किया जाता है तो उसमें जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर जो है स्थायी संपत्तियों का राशि दिखाई जाती है। तो मूल्य ह्रास के संबंध में भी किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं की जाती। और इन
एंट्रियों के बेसिस पे, इन एंट्रियों के आधार पर, इन जनरल एंट्रीज के आधार पर ब्रांच अकाउंट बना लिया जाता है। तो जो जो मदें ब्रांच के डेबिट साइड में आनी चाहिए वो डेबिट कर दी जाती है, और जो ब्रांच के क्रेडिट साइड में आनी चाहिए वो क्रेडिट कर दी जाती है। तो इन जनरल प्रविष्टि के आधार पर ही एक ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, शाखा खाता तैयार किया जाता है, और वो जो है शाखा खाता जो है एक देनदार के रूप में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दिखाया जाता है, इसलिए इसको शाखा देनदार पद्धति कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने बात की कि जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो किस प्रकार से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज की जाती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है तब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।